नमस्कार दोस्तों। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो अगवा तंत्र है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया था, है ना। तो आज हम अगवा तंत्र जो है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अगवा तंत्र देखिए, सबसे पहले तो हम सामान्य सी प्रकार की जो बातें हैं वो कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके अगवा तंत्र पर ऑस्ट्रेलिया का जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक जो संरचना है उसका तथा जो जलवायु है ऑस्ट्रेलिया की, उसका प्रभाव पड़ता है अगवा तंत्र के ऊपर। दूसरी बात, जो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला जो पश्चिमी पठारी प्रदेश है इसमें पूर्ण विकसित अगवा तंत्र का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी ऐसी नदियां इस भाग में है नहीं जो पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जल की उपलब्धता करवा सके। तो पूर्ण विकसित अगवा तंत्र का अभाव पाया जाता है इस भाग में। दूसरी बात, जो मरुस्थलीय भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो डेजर्ट जो एरिया है, इस पूरे डेजर्ट एरिया में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बहुत सारे मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे अलग अलग मरुस्थलों के रूप में हमने अध्ययन भी किया था, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मरुस्थल यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में आंतरिक अगवा तंत्र पाया जाता है। मरुस्थलीय भाग में, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग में आंतरिक जल प्रणाली पाई जाती है। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया में सभी जो नदियां हैं वो महासागरीय क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं। सभी नदियां जो ऑस्ट्रेलिया की हैं वो सागरीय क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं। अधिकांश नदियां इस आंतरिक जो अगवा तंत्र वाला जो क्षेत्र है उसमें ही लुप्त हो जाती हैं। कुछ दूरी तक प्रवाहित होती हैं, उसके बाद में लुप्त प्राय हो जाती हैं, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की सभी जो नदियां हैं वो मरे डार्लिंग नदी के अलावा सभी नदियां सागरीय क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मरे डार्लिंग नदी के अलावा कोई भी ऐसी बड़ी नदी नहीं है जो इस भाग में, बड़ी नदी नहीं है जो इस भाग में प्रवाहित होती है। मरे और डार्लिंग के अलावा ऐसी कोई नित्य वाली नदियां भी नहीं है। मरे डार्लिंग ही एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष पर्यंत जल उपलब्ध करवाती है। मतलब सतत वाहिनी जो नदियों की अगर हम बात करें तो सतत वाहिनी नदियों के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मरे डार्लिंग जो नदी है, मरे नदी, उसमें भी डार्लिंग नदी अधिकांश वर्ष में जल उपलब्ध नहीं करवा पाती है, लेकिन जो मरे नदी है वो जल उपलब्ध करवाती है वर्ष पर्यंत, ठीक है ना। तो बड़ी नदियां भी नहीं है, साथ में ही नित्यवाही जो वर्ष पर्यंत जल उपलब्ध करवाने वाली जो नदियां हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया में उनका भी अभाव है। उसके बाद में हम बात करें तो आपको पता होगा कि नदियों की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक तो युवा अवस्था होती है, एक प्रौढ़ अवस्था होती है और एक होती है वृद्धावस्था। तो नदियों की जो तीसरी अवस्था है वृद्धावस्था, आपकी जो मरे और डार्लिंग दो नदियां जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। वृद्धावस्था को प्राप्त होने का मतलब ये होता है कि नदी के बहने का जो वेग है वो तो मंद हो गया, नदी के बहने का जो वेग है वो तो हो गया मंद। अब मंद जब नदी धीरे धीरे बह रही है तो वो अपने साथ में ढेर सारा जो मलबा लेकर के आती है उसे निक्षेपित करती है, डिपोजिट करती है, लगातार उसको डिपोजिट करती रहती है। तो यहाँ पे हम बात ये कर रहे हैं कि जो मरे और डार्लिंग जो ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, सबसे बड़ी नदियों के अंतर्गत इनको गिना जाता है। तो इन दोनों नदियों के द्वारा क्या किया जाता है कि ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है, जीर्णावस्था को प्राप्त हो गई है। तो ये बहुत ही मंद गति से बहती हैं और निक्षेपण कार्य करते हुए प्रवाहित होती है, निक्षेपण कार्य करते हुए प्रवाहित होती हैं। तो ये क्या करती है कि अपने साथ में ढेर सारा जो मलबा लाती है वो अपनी घाटी में ही निक्षेपित करती रहती है। तो इनकी घाटी जो है वो निक्षेपित मलबे से इतनी ऊंची हो गई है कि आसपास वाले क्षेत्र में जब वर्षा काल का समय होता है तो आसपास वाले जो तटों को तोड़ करके जो पानी है वो आसपास वाले क्षेत्रों में भी पहुंच जाता है और जो वापस ये पानी उस मुख्य जो घाटी है नदी की उसमें आ नहीं पाता है और धीरे धीरे फिर वो जो पानी पहुंच गया है तटों को तोड़ करके बाहर वाले भागों में वो झीलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। दूसरी बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आयल झील है, यहाँ पे ये आयल झील है। कौन सी झील है? ये आयल झील है। इसको इस रूप में ध्यान कर लेंगे आप, आयल झील है। ये हम इन सबकी डिटेल से बात करने वाले हैं। ये आयल झील है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, एक दरार घाटी में स्थित है। दूसरी बात, ये खारे पानी की झील है। इसको ऑस्ट्रेलिया का क्या कहते हैं? मर्द हृदय स्थल कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मर्द, ऑस्ट्रेलिया का मर्द हृदय, मर्द हृदय, ऑस्ट्रेलिया का मर्द हृदय कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी आप ध्यान कर लेंगे। देखिए हम बात क्या कर रहे हैं कि आयल झील जो है ये अंतः
तंत्र को विकसित करती है। अंतः प्रवाह तंत्र का उदाहरण अगर हम देखते हैं तो आयर झील ही एकमात्र ऐसी झील है जो अंतः अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मतलब इस भाग में हम ये कह रहे हैं कि पश्चिम का जो पठारी प्रदेश है, पश्चिम का जो पठारी भाग है, उससे आने वाली नदियां, तो उच्च भूमि प्रदेश, इस उच्च भूमि प्रदेश से आने वाली जो नदियां हैं वो सागरीय क्षेत्र तक न पहुंच करके इस आयर झील में ही, क्योंकि यह सागर तल से, हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि यह सागर तल से माइनस मतलब 12 मीटर गहरा भाग है, माइनस 12 मीटर गहरा भाग है सागर तल से, ठीक है ना। दूसरी बात अगर फीट में लेते हैं तो माइनस 53 फीट गहरा भाग है ये। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा भाग है सागर तल से, सबसे अगर गहरे भाग की हम बात करते हैं तो आयर झील ही है। तो एक तरह से इस पूरे भाग में इस ओर की जो पश्चिम की जो उच्च भूमि की जो नदियां हैं, पूर्व की जो उच्च भूमि की जो नदियां हैं और पश्चिम के जो पठारी क्षेत्रों से आने वाली जो नदियां होती हैं, हालांकि वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियां नहीं होती हैं, वो वर्षा मतलब वर्षा के समय में ही इन नदियों में जल उपलब्ध हो पाता है। तो इन नदियों में ही ये तो दोनों तरफ से आने वाली जो नदियां हैं वो इस आयर झील में ही गिरकर अपना मतलब जल जो है वो यहाँ छोड़ती हैं और सागरीय क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसको आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे। दूसरी बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अब आयर झील है, अब आयर झील भी क्या है, यहाँ पे डेजर्ट वाले क्षेत्र है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी ना, हमने लास्ट क्लास में क्या बात की थी, यहाँ पे दनामी डेजर्ट है, उसके बाद में यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट है, उसके बाद में यहाँ पे आयर झील के नीचे की तरफ कौन सा है, स्टुअर्ट डेजर्ट है। हमने इनकी बात करी है लास्ट क्लास में, है ना। यहाँ पे सैंडी डेजर्ट है, यहाँ पे विक्टोरिया डेजर्ट है ना। तो हमने सब मरुस्थलों की लास्ट क्लास में बात कर ली है। तो एक तरह से शुष्कता वाला जो क्षेत्र हो गया ये, तो आयर झील यहाँ पे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जो प्रांत है उसमें स्थित है लोकेशन के हिसाब से। तो आयर झील के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो शुष्कता वाला क्षेत्र हो गया। तो शुष्कता के कारण इस आयर झील के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, शुष्कता का प्रभाव इस आयर झील के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए ये है प्रभावित होती है शुष्कता के कारण। तो यह भी पूरी तरह से मतलब सीमित जल अपवाह तंत्र ही रखती है, सीमित जल अपवाह तंत्र ही रखती है। कौन सी झील, आयर झील। तो इसको इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। तो कॉमन हमने इस प्रकार की बातें कर ली। अब देखिए हम जो ऑस्ट्रेलिया का अपवाह तंत्र है उसको मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो उसकी हम बात करें तो यहाँ पे इसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। एक तो देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर है, कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। तो एक तो क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर है, नीचे की तरफ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइड है, तो मतलब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइड है तो दक्षिणी सागरीय क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र, ये दक्षिणी सागरीय क्षेत्र है। हालांकि ये इसका कुछ भाग जो है प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है इस जलवायु भाग का, और कुछ भाग हिंद महासागर के अंतर्गत आता है ना। तो हम बात क्या कर रहे हैं, एक तो इस भाग की ओर मतलब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइड की तरफ या यूं कहें दक्षिणी सागरीय क्षेत्र की तरफ जल लेके जाने वाली नदियां, तो एक तो वो भाग हो जाएगा। दूसरा ये आपकी ये क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसके हमने 4 भाग जो है वो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये तो विलंडन फेयर रेंज है, उसके बाद में ये क्या है, न्यू इंग्लैंड रेंज है, उसके बाद में ये ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन है, उसके बाद में ये है दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है। तो ये 4 श्रेणियों के रूप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो हमने भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत इसको अच्छे से हमने लिया है, ठीक है ना। अब देखिए हम बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक तो ये हो गया, दूसरा इस और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी तट के पास से निकलने वाली जो नदियां हैं, हालांकि वो छोटी नदियां हैं जो प्रशांत महासागर में अपना जल विसर्जित करती है, अपना जल छोड़ती है प्रशांत महासागर में। तो एक तो अपवाह तंत्र ये हो जाएगा, दूसरा अपवाह तंत्र ये हो जाएगा, और तीसरा अपवाह तंत्र यहाँ पे देखिए हिंद महासागर है। ये कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे की तरफ देखें तो आपको हिंद महासागर यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे पर हिंद महासागर है। तो ये तीसरा प्रकार हो गया। चौथा प्रकार आंतरिक अपवाह तंत्र या अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र के रूप में आपकी आयर झील वाला जो भाग है वो आता है। तो हम बात कर रहे हैं, अब देखिए हम एक एक को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इस जगह हिंद महासागर,
अपवाह तंत्र, एक तो ये हो गया, एक पार्ट तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा पार्ट जो है उसको हम लेंगे प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र, प्रशांत महासागरीय। प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र, ठीक है। अब मैं तीसरा जो पार्ट है वो यहाँ नीचे क्यों ले लेता हूँ। तीसरा पार्ट क्या है, ये दूसरा हो गया यहाँ पे, और तीसरा जो है उसका नाम मैं यहाँ लिखूंगा। तीसरा पार्ट जो है, तीसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला दक्षिणी सागरीय अपवाह तंत्र, दक्षिणी सागरीय अपवाह तंत्र, दक्षिणी सागरीय अपवाह तंत्र। इस दक्षिणी सागरीय अपवाह तंत्र को हम दूसरा अगर नाम देना चाहें तो क्या देंगे, मरे डार्लिंग अपवाह तंत्र, मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग अपवाह तंत्र, मरे डार्लिंग अपवाह तंत्र भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में यहाँ नीचे की तरफ लिखूंगा। 4 नंबर जो है इधर देखिए, 4 नंबर कौन सा हो गया, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र, आयत झील वाला जो भाग है, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। तो मुख्य रूप से अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र को हम आयत झील अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं। इसका भी एक नाम और ले लेते हैं, आयत झील, आयत झील अपवाह तंत्र, आयत झील अपवाह तंत्र, ये इसको नाम दे दिया हमने। तो अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र हो गया, जिसको हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, आयत झील अपवाह तंत्र। दक्षिणी सागरीय अपवाह तंत्र को हमने क्या नाम दिया, मरे डार्लिंग अपवाह तंत्र। तो इनको लेकर के हम बात करते हैं। आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का अपवाह तंत्र कितने भागों में विभाजित किया गया है, ऑस्ट्रेलिया को अपवाह तंत्र के आधार पर, या यूं कहें ऑस्ट्रेलिया की जो अपवाह प्रणाली है उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। हिंद महासागर की ओर, हिंद महासागर में गिरने वाली नदियां, प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां, और दक्षिणी सागरीय अपवाह तंत्र, दक्षिणी सागरीय मतलब इस भाग की ओर, ऑस्ट्रेलिया की दक्षिणी भाग की ओर जल पहुंचाने वाली जो नदियां हैं वो हो जाएगा। और अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम आयत झील वाला जो अंतः अपवाह का जो क्षेत्र है उसको लेते हैं। अब देखिए एक एक को लेकर के हम बात कर रहे हैं। हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र मतलब इस भाग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्नहमलैंड प्रायद्वीप है। ये वाला जो भाग है ना, ये आपको ये दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है वो अर्नहमलैंड प्रायद्वीप है। ये जो प्रायद्वीप है, ये प्रायद्वीप दलदली भाग है। कैसा भाग है, दलदली भाग है। ये दलदली क्षेत्र है। इस दलदली क्षेत्र से 2 नदियां निकलती हैं। एक तो नदी इधर गिरती है, इसमें ये क्या है, कारपेंटरे की खाड़ी, ये कारपेंटरे की खाड़ी है। तो एक नदी तो इस दलदली क्षेत्र से ऐसे जाती है जिसका नाम है रोपर नदी। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ नाम, रोपर नदी। एक नदी तो है रोपर नदी जो अर्नहमलैंड प्रायद्वीप से निकलती है, जिसका नाम है रोपर नदी। अर्नहमलैंड जो प्रायद्वीप है कैसा है, दलदली क्षेत्र है। तो इससे एक नदी तो कारपेंटरे की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में इसी क्षेत्र से एक नदी इधर ऊपर की तरफ जाती है, जो कहाँ गिरती है, जोसे बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, जोसे बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे इस ओर ये कौन सी खाड़ी है, जोसे बोनापार्ट की खाड़ी है, जिसमें गिरती है, जिसका नाम क्या है, एक नंबर हमने किसको दिया, रोपर नदी को। दूसरा नाम हम किसको दे रहे हैं, डोली नदी को। डोली नदी, डोली या डेली, दोनों ही नाम आपको किताब में मिल जाएंगे, डोली या डेली नदी। ये भी कहां से निकलती है, अर्नहमलैंड प्रायद्वीप से 2 नदियां निकलती हैं। एक तो आपकी रोपर नदी हो गई, दूसरी आपकी डोली या डेली नदी हो गई। ठीक है, इसको हमने 2 नाम दे दिया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है,
ये वाला भाग, ये क्या है, किम्ब्रेले का पठार है। तो किम्ब्रेले के उत्तरी भागों से, किम्ब्रेले का जो पठार है इसके उत्तरी भाग से तो एक नदी निकलती है जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जिसका नाम है विक्टोरिया नदी, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नदी, ये विक्टोरिया नदी है जिसको हमने 3 नाम दे देते हैं इसको अपन। ये विक्टोरिया नदी है। इस किम्ब्रेले पठार के दक्षिणी भाग से भी एक नदी निकलती है। किम्ब्रेले पठार जो है उसके दक्षिणी भाग से भी एक नदी निकलती है, इसके नीचे वाले भाग से, और गिरती कहाँ पे है, कैम्ब्रियन की खाड़ी में। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, ये कैम्ब्रियन की खाड़ी है। इस जगह, इस वाले भाग में कैम्ब्रियन की खाड़ी है, यहाँ पे। तो इस कैम्ब्रियन की खाड़ी में भी किम्ब्रेले के पठार के दक्षिणी किनारे से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, 4 नंबर में यहाँ पे दे देता हूँ, 4 नंबर, फिल्जराय नदी। फिल्जराय इधर है, फिल्जराय इधर है, फिल्जराय नदी। फिल्जराय नदी कौन सी खाड़ी में गिरती है, कैम्ब्रियन की खाड़ी में गिरती है फिल्जराय नदी। उसके बाद में यहाँ से इस क्षेत्र से भी एक नदी निकलती है, इस क्षेत्र से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है डिग्री नदी। 5 नंबर में किसको देंगे, डिग्री नदी को। ये डिग्री नदी है जिसको हमने नाम क्या दिया, डिग्री नदी जो है 5 नंबर दे दिया हमने इसको। 4 नंबर कौन सी थी, फिल्जराय नदी थी, जो कहां से निकल रही थी, किम्ब्रेले के दक्षिणी पठार से निकल रही थी और यहाँ पे जो कैम्ब्रियन की खाड़ी है उसमें गिर रही थी। अब 5 नंबर किसको दिया, डिग्री नदी को। डिग्री नदी के दक्षिण में भी एक नदी है, गिरको नदी। कौन सी नदी है, गिरको नदी है, जो यहाँ गिरती है, सार्क की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, सार्क की खाड़ी में। यहाँ पे कौन सी नदी है, गिरको नदी, गिरको नदी। ये गिरको नदी है, ये गिरको नदी है जो सार्क की खाड़ी में गिरती है, गिरको नदी। इसको हम कितना नंबर देंगे, 6 नंबर। 5 नंबर क्या थे, डिग्री नदी थी, 6 नंबर दिया गिरको नदी को, ठीक है। अब 7 नंबर जो है, यहाँ पे एक नदी और है जिसकी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जिसके तट पर कौन स्थित है, पर्थ है। कौन स्थित है, पर्थ स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है पर्थ, जो पर्थ किसके तट पर स्थित है, सवान नदी के तट पर। सवान नदी, सवान नदी को हम कितना नंबर दे रहे हैं, 7 नंबर। सवान नदी हो गई 7 नंबर पर, जिसके तट पर पर्थ नगर स्थित है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में जब हम इस के तटीय मैदानों की हमने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तटीय मैदानों को जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने एक चीज देखी थी कि इस ओर का जो तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई अधिक है, जबकि इस ओर के तटीय मैदान की चौड़ाई कम है। जिसका रीजन हमने क्या लिया था, हमने रीजन इसका ये लिया था कि जो पूर्वी तटीय जो मैदान है उसके पास में यहाँ पे आंतरिक भागों की तरफ क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिसकी वजह से यहाँ पे तटीय मैदान की चौड़ाई कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली जो नदियां हैं वो तीव्र वेग के साथ में प्रवाहित होती हैं और छोटा जो अफवाह तंत्र है वो रखती हैं, जबकि यहाँ की जो नदियां हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्रों से प्रवाहित होती हैं, वर्षा काल में ही मुख्यतः जल विसर्जित करती है हिंद महासागर में। तो यहाँ पे जो नदियां हैं वो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पर्वत श्रृंखला है नहीं, बड़ी पर्वत श्रृंखला नहीं है, इसलिए इन नदियों के द्वारा यहाँ का जो तटीय जो मैदान है वो अधिक निक्षेपित मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा का भाग यहाँ पे, ये पूरा जो भाग है ये जलोढ़ मृदा से निर्मित भाग है। तो हमने क्या बात कर ली कि हमने जो आपका हिंद महासागरीय जो अफवाह तंत्र है उसकी हमने बात की है, हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र की बात की है। एक तो देखिए हिंद महासागरीय जो अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो एक तो दलदली क्षेत्रों से होते हुए प्रवाहित होती है, एक तो दलदली क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है। दूसरी बात यह है कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि यहाँ पे ये पूरा भाग जो है पठारी प्रदेश के रूप में है। अब पठारी प्रदेश के ऊपर इन नदियों के द्वारा जो लंबोत कटाव होता है वो तो हो नहीं पाता है, लंबोत कटाव तो हो नहीं पाता है, और ये नदियां क्या करती हैं, फिर पार्श्व कटाव करती हैं। पार्श्व कटाव मतलब किनारों वाले भागों को ये काटती है ना, किनारों वाले भागों को ये काटती है, तो पार्श्व कटाव करती हैं। और इन नदियों की मुख्य विशेषता क्या है, नदी अपहरण, मतलब इन नदियों के द्वारा मुख्यतः जो नदियां हमने बात की है, सवान नदी को लेकर के हमने बात की है, गिरको नदी को लेकर के हमने बात की है, डिग्री नदी को लेकर के हमने बात की है, फिल्जराय जो नदी है इसको लेकर के हमने बात की है ना, विक्टोरिया नदी को लेकर के हमने बात की है, उसके बाद में डोली नदी को लेकर के हमने बात की है, और जो आपका यहाँ पे जो ये रोपर नदी है इसको लेकर के हमने बात की। तो यहाँ की जो अधिकांश नदियां हैं वो क्या करती हैं, एक नदी दूसरी नदी की जो घाटी होती है, एक नदी क्या करती है दूसरी नदी की जो घाटी होती है उसको स्वयं में मिला लेती है, मतलब
नदी अपहरण का उदाहरण अगर देखने को मिलता है तो ऑस्ट्रेलिया की इन नदियों के द्वारा मिलता है ना। नदी अपहरण मतलब रिवर कैप्चर, रिवर कैप्चर का उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो इन नदियों के द्वारा मिलता है, क्योंकि इन नदियों में क्या होता है कि एक नदी दूसरी नदी की घाटी को स्वयं में मिला लेती है और उस पूरी घाटी में वही नदी बहने लगती है। तो एक नदी के द्वारा दूसरी नदी की जब घाटी में अपना अफवाह तंत्र कर लिया जाता है तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो नदी अपहरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो रिवर कैप्चर के उदाहरण हमें इसी ओर दिखाई देता है। तो एक तो ये मोटी मोटी आप बात कर ली हमने ना, तो हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र की। प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। हिंद महासागर को हमने पढ़ लिया है, प्रशांत महासागरीय जो अफवाह तंत्र है उसको लेकर के हम बात करते हैं। प्रशांत महासागरीय जो अफवाह तंत्र है उसमें इन नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? एक तो ये नदी क्या करती है, प्रशांत महासागरीय जो अफवाह तंत्र है उसमें ये नदियां करती क्या है? एक तो ये छोटे प्रकार की नदियां होती हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं, सीमित जल अफवाह तंत्र रखती हैं, सीमित जल अफवाह तंत्र रखती है। एक तो ये नदियां सीमित जल अफवाह तंत्र रखती हैं, संकीर्ण खाड़ियों और कंदराओं से होते हुए प्रवाहित होती हैं। संकीर्ण जो खाड़ियां होती है, संकीर्ण खाड़ियों में कंदराओं से होते हुए रहती है, संकीर्ण खाड़ियों में कंदराओं से होते हुए प्रवाहित होती है। कंदराओं से भी संकीर्ण खाड़ियों में कंदराओं से प्रवाहित होती है। आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऊंचे ऊंचे पठारों की, ऊंचे ऊंचे जो पठार है उनसे, मतलब इनके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो ऊपर का शीर्ष है वो समतल प्राय हो गया है, पठारों में बदल गई है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की पठारीय पट्टी के रूप में है, पठारीय पट्टी के रूप में है, पठारों के रूप में है। ये ऊंचे ऊंचे जो भाग हैं इनके पठारों के रूप में है। तो इन पठारी भागों के या यूं कहें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो श्रेणियां हैं उनके मध्य में जो संकीर्ण जो खाड़ियां हैं और जो कंदराएं पाई जाती हैं उनसे होते हुए प्रवाहित होती है। तो जल्दी ही क्या करती है, अब ये इस पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है तो जल्दी अपना जल जो है वो प्रशांत महासागर में गिरा देती है ना। प्रशांत महासागर में तीव्र गति के साथ में गिरती है, तीव्र गति के साथ में गिरने से इनका वेग जो होता है वो तीव्र होता है ना। तो ये क्या करती है, संकरी जलोढ़ जो मृदा के जो मैदान होते हैं, संकरी जलोढ़ मृदा के जो मैदान होते हैं उनका निर्माण करती है। संकीर्ण या संकरी जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा के जो मैदान है उनका निर्माण करती है। संकरी जलोढ़ मृदा के मैदानों का निर्माण करती है। आपको पता होगा कि लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि इस ओर का जो मैदान है ना, इस ओर का जो मैदान है वो कम चौड़ाई रखता है। औसत तटीय मैदान 100 किलोमीटर की चौड़ाई रखता है, लेकिन इस अगर हम कंपेरेटिवली पश्चिमी तटीय मैदान से इस पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो ये पूर्वी तटीय जो मैदान है वो कम चौड़ाई रखता है, क्योंकि इन नदियों के द्वारा तीव्र वेग की नदियां हैं, कम दूरी तय करती हैं और किसी प्रकार का निक्षेप जो लाती है अगर ये, तो ये डायरेक्टली कहाँ पे छोड़ती है, प्रशांत महासागर में छोड़ देती है। तो यहाँ पे तटीय मैदानों का निर्माण कर नहीं पाती है, तो इसलिए किस प्रकार के मैदान यहाँ पे बनते हैं, संकीर्ण मतलब कम चौड़ाई वाले जो जलोढ़ मैदान होते हैं वही इन नदियों के द्वारा यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो आपको इसी रूप में इन नदियों का ध्यान करना है। अब देखिए हम बात करते हैं इस तट पर कौन कौन सी मुख्य नदियां पाई जाती हैं। इस तट पर पाई जाने वाली जो मुख्य नदियां हैं उनको लेकर के हम बात कर लेते हैं, है ना। इस तट पर कौन कौन सी जो नदियां हैं, सबसे पहले तो देखिए कैप यार्क प्रायद्वीप है। आपको पता होगा ये कौन सा प्रायद्वीप है, कैप यार्क प्रायद्वीप है। ये पूरा जो भाग है ये कैप यार्क प्रायद्वीप है। अब इस कैप यार्क प्रायद्वीप के इस भाग से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कैप नदी। कौन सी नदी है, कैप नदी, कैप नदी निकलती है। उसके बाद में इस भाग से दूसरी नदी निकलती है मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी निकलती है दूसरी, ये मैकेंजी नदी है ना। मैकेंजी जो नदी है उस मैकेंजी नदी के बाद में यहाँ पे एक तीसरी नदी और है जिसका नाम हम कई बार ले चुके हैं, फिटजराय नदी। यहाँ पे इस जगह से एक नदी और निकलती है फिटजराय। फिटजराय इधर है, ध्यान करेंगे आप, फिटजराय नदी इधर है जबकि ये है फिटजराय नदी, फिटजराय नदी भी है ना। और फिटजराय नदी क्या करती है, मकर रेखा को 4 बार काटती है, मकर रेखा को 4 बार काटती है, 4 बार काटती है। ये आप ध्यान कर लेंगे फिटजराय नदी को लेकर के।
उसके बाद में एक नदी यहां से निकलती है जिसका नाम क्या है, ब्रिसबेन नदी। क्या नाम है, ब्रिसबेन नदी। ब्रिसबेन नदी है, ब्रिसबेन नदी। आपको ध्यान आ गया होगा कि जो ब्रिसबेन जो है ये उत्तरी प्रांत की राजधानी है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का जो प्रांत है, उत्तरी प्रांत है, उसकी राजधानी क्या है, ब्रिसबेन है ना। तो ब्रिसबेन नदी यहाँ प्रवाहित होती है और उसके किनारे पर ही ब्रिसबेन शहर स्थित है। उस नदी के किनारे पर ही ब्रिसबेन शहर स्थित है। इन दोनों नदियों, फिट्जराय नदी और ब्रिसबेन नदी के बीच में भी एक नदी और छोटी सी, जिसका नाम है मेरी नदी। क्या नाम है, मेरी नदी। मेरी नदी है यहाँ पे, मेरी नदी। मेरी समझते हो ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मेरी नदी यहाँ पे। इस भाग में एक नदी कौन सी है, मेरी नदी। ये मेरी नदी है। हमने क्या बात की है, एक नंबर कौन है, कैट नदी। 2 नंबर कौन है, मैकेंजी नदी। 3 नंबर फिट्जराय नदी। 4 नंबर मेरी नदी। 5 नंबर ब्रिसबेन नदी। ये 5 नंबर है, ठीक है, ब्रिसबेन नदी। और 6 नंबर जो है, यहाँ पे एक नदी और निकलती है। 6 नंबर जो नदी है ना, इसका नाम क्या है, 6 नंबर जो नदी है वो हंटर नदी है। क्या नाम है, हंटर नदी। हंटर नदी, ये 6 नंबर है, हंटर नदी। ठीक है, इस रूप में आप ध्यान रखेंगे, ये हंटर नदी है। हंटर नदी को ऑस्ट्रेलिया का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का रूर प्रदेश। रूर क्षेत्र मान लीजिए, प्रदेश मान लीजिए, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया का रूर प्रदेश कहते हैं। किसको कहते हैं, हंटर नदी घाटी। हंटर नदी घाटी, ठीक है। हंटर नदी घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि रूर जर्मनी का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ भी इस हंटर नदी की घाटी में कोयला का जो निक्षेप है वो पाया जाता है, कोयले के भंडार पाए जाते हैं और यहाँ से कोयला निकाला जाता है। इसलिए हंटर नदी घाटी को ऑस्ट्रेलिया का रूर क्षेत्र कहते हैं। और ये हंटर नदी घाटी जो है, ये हंटर नदी घाटी की हम लोकेशन यहाँ में दिखा करके यहाँ दिखाएं तो थोड़ा अच्छा रहेगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये तो क्या हो गई, ये तो कौन सी श्रृंखला है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है, जबकि ये ब्लू माउंटेन है। ये कौन सी है, ये आपकी जो न्यू इंग्लैंड श्रेणी है। और ये जिसको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोल देते हैं, और विलंटन रेंज जो है, विलंटन फेर रेंज भी बोलते हैं। विलंटन फेर फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था, विलंटन फेर रेंज भी बोलते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे ये नदियां मुख्यतः इस प्रकार से यहाँ पे इस तट पर प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास में प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र का निर्माण करती है मुख्यतः ये नदियां। 5 नंबर हमने इसको ब्रिसबेन नदी को दे दिया था, 6 नंबर हम इसको दे रहे हैं हंटर नदी को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इन नदियों को लेकर के बात की है, जो इस भाग से पूरी तरह से छोटी नदियां होती हैं, लेकिन तीनों वेग के साथ में प्रशांत महासागर में अपना जल छोड़ती है। इसी प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत ही हम 3 नदियां यहाँ भी हैं। एक तो यहाँ पे है जो छोटी नदी है, जो कारपेंटरी की खाड़ी में गिरती है। इसके नीचे भी एक नदी है, वो भी छोटी नदी है, उसके नीचे भी एक नदी है। यहाँ पे 3 नदियां हैं जो कारपेंटरी की खाड़ी में गिरती है। इन तीनों नदियों का नाम देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखाने के लिए इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि 3 नदियां हैं। एक तो ये नदी है, दूसरी ये नदी है, तीसरी ये है। 3 नदियां हैं जो कहाँ पे गिरती हैं, कारपेंटरी की खाड़ी में। यहाँ पे इस जगह ये कारपेंटरी की खाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, ये कारपेंटरी की खाड़ी है। तो इस कारपेंटरी की खाड़ी इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के जो पश्चिमी भाग है वहां से ये नदियां निकलती हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से निकलती है 3 नदियां हैं। तीनों नदियों में से सबसे ऊपर की जो नदी है उसका नाम तो क्या है, मिचेल नदी। क्या नाम है, मिचेल नदी। मिचेल नदी है। उसके बाद में नीचे की जो नदी है वो आपकी जो गिलबर्ट नदी है, गिलबर्ट। इस नदी का क्या नाम है, गिलबर्ट। गिलबर्ट है, ठीक है, गिलबर्ट नदी। उसके बाद में इसके नीचे ये नदी कौन सी है, ये वाली। गिलबर्ट के नीचे जो है फ्लैंडर्स नदी, फ्लैंडर्स नदी। तो 3 नदियां होगी नहीं, ये
तीन नदियां जो कारपेंटरी की खाड़ी में गिरती हैं, इन तीनों नदियों को भी प्रशांत महासागरीय जो अफवाह तंत्र है उसका भाग ही माना जाता है। सबसे ऊपर कौन सी नदी हमने बात की है, जो यहाँ पे इस कैप यार्क प्रायद्वीप जो है इसके इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाले भाग से निकलती है। सबसे ऊपर की नदी कौन सी है, मिचेल नदी है। कौन सी है, मिचेल नदी है। मिचेल नदी के दक्षिण में गिलबर्ट नदी है, उसके बाद में फ्लिंडर्स नदी है। ये तीनों नदियां कहाँ पे अपना जल छोड़ती हैं, कारपेंटरी की खाड़ी में अपना जल छोड़ती हैं। तो इनको इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं, किसकी बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका ये जो अफवाह तंत्र है दक्षिण पूर्व सागरीय अफवाह तंत्र की बात करेंगे हम, ठीक है। इनको हम मिटा देते हैं। अब इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत क्या है कि इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत की बात करें तो वास्तव में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। कौन सा अफवाह तंत्र, दक्षिणी सागरीय अफवाह तंत्र, जिसको हम मरे डार्लिंग अफवाह तंत्र भी कह रहे हैं। ये नंबर पर हमने क्या लिया है, दक्षिणी सागरीय अफवाह तंत्र। ये 3 नंबर है हमारा। दक्षिणी सागरीय अफवाह तंत्र को हम मरे डार्लिंग अफवाह तंत्र भी कह रहे हैं। अब मरे डार्लिंग जो अफवाह तंत्र है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है, जो वर्तमान समय में ये वर्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है। कौन सी अवस्था को प्राप्त हो गया है, वर्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है। और ये मंद गति से, दोनों ही नदियां जो है मंद गति से प्रवाहित होती है। देखिए हम इनकी बात कर लें कि वास्तव में यहाँ पे एक प्रमुख श्रृंखला यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो इस भाग से मुख्यतः यहाँ पे जो न्यू इंग्लैंड श्रेणी है उसके दक्षिण ये यूं कहें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिणी भागों से निकलती है। एक शाखा इसकी इस प्रकार से ये नदी आएगी और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आ जाती है। तो इसी नदी में एक नदी जो है यहाँ पे मिल जाती है ना, यहाँ पे मिल जाती है। इस नदी को तो हम क्या कह रहे हैं, मरी नदी कह रहे हैं। मरी नदी, ये तो आपकी मरी नदी हो गई, ठीक है। मरी नदी जिसकी लंबाई होती है 2508 किलोमीटर, 2508 किलोमीटर, 2508 किलोमीटर है मरे नदी की। जो मरे नदी की साइड नदी किसको मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, किसको, चलो इधर से नाम लिख देते हैं, ठीक है, इधर से लिख देते हैं। ये नदी है, ये नदी डार्लिंग नदी है, ये डार्लिंग नदी है जिसकी लंबाई कितनी है 1472 किलोमीटर, 1472 किलोमीटर। इन दोनों नदियों की लंबाई को जब हम जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 3980 किलोमीटर हो जाएगी, 3980 किलोमीटर। तो 3980 किलोमीटर हो गई। अब देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको एक चीज का क्या ध्यान रखना है कि तभी तो इनको मरे डार्लिंग बेसिन के रूप में भी डिफाइन करते हैं। मरे डार्लिंग बेसिन भी कहते हैं और मरे डार्लिंग नदी जो अफवाह तंत्र है उस रूप में भी इनको जानते हैं। मरे डार्लिंग अफवाह तंत्र हो गया ना, मरे डार्लिंग अफवाह तंत्र हो गया जो दक्षिणी सागरीय अफवाह तंत्र का ही भाग है, क्योंकि ये दोनों नदियां क्या करती हैं, ये दोनों नदियां साथ में मिलकर जो साइड नदियां हैं वो कहाँ जल छोड़ती हैं, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, ये स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी में ये जल छोड़ती हैं। दोनों संयुक्त रूप से इस ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में यहाँ पे आपस में मिल जाती है और मिलने के बाद में स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है, ठीक है। ये भी आप ध्यान कर लेंगे, स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है, इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। मरे नदी और डार्लिंग नदी। अब देखिए डार्लिंग नदी में ऊपर की तरफ से दो नदी आकर के मिलती है, एक नदी तो यहाँ पे मिलती है डार्लिंग नदी में, जिसका नाम क्या है, ब्राबोन है, ब्राबोन नदी, ब्राबोन नदी हो गई। और ब्राबोन नदी के बाद में यहाँ पे एक नदी और आकर के मिलती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वारेंगो, वारेंगो नदी, वोरेंगो नदी या वारेंगो नदी। तो दो नदी हो गई ना, आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे, एक तो ब्राबोन नदी है, दूसरी है वोरेंगो नदी। दो नदियां आकर के कहाँ मिलती हैं, इस डार्लिंग नदी जो है इसमें इसकी साइड नदियां हैं, इसकी साइड नदियां कौन कौन सी हो गई, ब्राबोन नदी और वारेंगो नदी, दो नदियां हैं। और डार्लिंग नदी किसकी साइड नदी है, डार्लिंग नदी मरे नदी की साइड नदी होगी ना, मरे नदी की साइड नदी है डार्लिंग नदी है, डार्लिंग नदी की साइड नदियां कौन सी हो गई, ब्राबोन नदी और वारेंगो नदी। उसके बाद में इस मरे नदी की भी एक साइड नदी है जो इस किनारे से मिलती है, मरे नदी की भी एक साइड नदी है तो इस किनारे से मिलती है, जिसका नाम क्या है, मुरुम्बिंगी,
डिंगी, मुरुम डिंगी है, ठीक है, मुरुम डिंगी, आपको नाम लिखा होगा अच्छे से, है ना। तो हम ये बात कर रहे हैं, तो ये 5 नदियां हो गई ना। डार्लिंग नदी तो मरे की साइड नदी है, मुख्य नदी कौन सी हो गई, मरे नदी, जो वर्ष पर्यंत प्रवाहित होती है, वर्ष पर्यंत इसमें जल उपलब्ध रहता है, वर्ष पर्यंत प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, मरे नदी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी भी है और सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है ना। तो इसकी साइड नदी डार्लिंग नदी है, डार्लिंग नदी की साइड नदी कौन सी है, ब्रावो नदी है और मोरेंगो नदी है, ठीक है। और मरे नदी की साइड नदी कौन सी है, मुरुम डिंगी है, मुरुम डिंगी है, ठीक है। तो ये मुख्यतः नदियां हो गई जो कहाँ पे संयुक्त रूप से कहाँ पे जल छोड़ती हैं, संयुक्त रूप से अपना जो जल है वो यहाँ पे इस तरीके की खाड़ी में ये नदियां छोड़ती हैं। तो इस रूप में आप इनको ध्यान कर लेंगे ना, तो ये है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। इस ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी सागरीय अफवाह तंत्र है, इसकी पश्चिमी सीमा तो यहाँ पे आपने लास्ट क्लास में देखा हो, तो यहाँ पे लाप्टी श्रेणी है और फ्लेंडर श्रेणी है, 2 श्रेणियां हैं यहाँ पे। तो इस अफवाह तंत्र का ये वाला जो पूरा भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है जो मरे डार्लिंग नदी के रूप में है। तो इस मरे डार्लिंग अफवाह तंत्र वाले भाग की जो सीमा है वो पश्चिम की तरफ तो फ्लेंडर्स जो श्रेणियां हैं, फ्लेंडर्स श्रेणियों के द्वारा, और जो लाप्टी श्रेणियां हैं, लास्ट क्लास में हमने इनके बारे में बात कर ली थी, पर्वत श्रेणियां हैं, तो उनसे निर्धारित होती है। जबकि उत्तरी जो भाग है यहाँ पे आर्टिजियन जो बेसिन है, आर्टिजन जो बेसिन है, उत्सुत ऊप वाली जो पट्टी है, उत्सुत ऊप वाली जो पट्टी है, आर्टिजन बेसिन जो है उससे इसकी सीमा निर्धारित होती है। जबकि पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के द्वारा ये जो है अफवाह तंत्र वाला जो भाग है, जिसको हम दक्षिणी सागरीय अफवाह तंत्र के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, उसके द्वारा इसकी सीमा निर्धारित होती है। इस अफवाह तंत्र की अधिकांश नदियां जो होती हैं वो जीर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। इसके बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली। ये नदियां जो है मुख्यतः विभिन्न प्रकार की झीलों से गुजरते हुए आगे बढ़ती हैं, अनेक प्रकार के जो कम गहराई वाले जो गर्त है उनसे होते हुए आगे बढ़ती है ना। दूसरी बात, वेदिका युक्त जो ढाल है, वेदिका युक्त जो ढाल है उनसे ये प्रभावित होती है। वेदिका मतलब मरे और डार्लिंग जो नदियां हैं, इन दोनों नदियों का जो अफवाह तंत्र वाला जो भाग है, इनके जो नदी बेसिन वाला जो भाग है उसमें इस प्रकार की संरचनाएं निर्मित हो गई हैं। एक तो भ्रंगु जो होते हैं, भ्रंगु आपने नाम सुना होगा, भ्रंगु, एक तो भ्रंगु अनेक प्रकार के भ्रंगुओं से होते हुए गुजरती है। और जो वेदिका युक्त जो ढाल होते हैं, वेदिका मतलब सिंधुनुमा ढाल, वेदिका नुमा ढाल, इस प्रकार की संरचना इन नदियों की जो घाटियां हैं उनमें बन गई है। और इस प्रकार की संरचनाएं कब बनी हुई है, प्लीस्टोसीन काल में, जो नियोजोइक का, प्लीस्टोसीन और होलोसीन दो कल्प है इसके नियोजोइक के। तो प्लीस्टोसीन काल में जो उत्थान हुआ है, प्लीस्टोसीन काल में जो उत्थान हुआ है, तो उत्थान की वजह से यहाँ पे अनेक प्रकार के जो भ्रंगु हैं उनका निर्माण हो गया है। और वेदिका युक्त जो ढाल है उनकी संरचना यहाँ पे इन नदी घाटियों में पाई जाती है। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये पुनर्यौवन के कारण इन नदियों और इन नदियों की मरे डार्लिंग जो नदियां हैं, इनकी एक मुख्य विशेषता और है। मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता यह है कि मरे डार्लिंग जो नदियां हैं उनमें गोपुर झीलें भी पाई जाती हैं। गोपुर झील आप जानते हैं, जब नदी सीधी प्रवाहित न होकर के, गोपुर झील आप जानते होंगे, जब नदी सीधी प्रवाहित न होकर के सर्पाकार मार्ग का अनुसरण करती है, जब नदी इस प्रकार से सर्पाकार मार्ग का अनुसरण करती है, सीधी प्रवाहित न होकर के इस प्रकार से सर्पाकार मार्ग का अनुसरण करती है ना, क्योंकि ये मध्य नदी से प्रवाहित होती है। मलबा इतना निक्षेपित जो मलबा होता है उसको निक्षेपित करते हुए आगे बढ़ती है। और इनकी घाटी जो होती है वो घाटी बहुत ही आसपास के भूमि जो क्षेत्र है उससे भी ऊपर आ जाती है। तो इस प्रकार से बहती है। तो मंद गति से बहने के कारण कभी कभार वर्षा काल का समय होता है तो ये जो तटबंध है ये टूट जाते हैं और ये सीधी ही प्रवाहित होने लगती है। तो ये वाला जो भाग बन जाता है, बच जाता है, वो गोपुर झील के रूप में डिफाइन किया जाता है, गोपुर झील कहलाता है ना, गोपुर झील कहलाता है। तो इसमें गोपुर झील भी पाई जाती है। कहीं कहीं विशाल दलदली भाग भी है। मरे डार्लिंग जो नदियां हैं उनके क्षेत्रों में विशाल दलदली भाग भी पाए जाते हैं कहीं कहीं पे, है ना, जिनसे नदियां कभी कभी क्या होता है कि उन दलदली भागों से जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो लुप्त हो जाती हैं, समुद्री क्षेत्रों तक पहुंच नहीं पाती हैं। बहुत ही कम नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया में, मुख्यतः जो समुद्रों तक या सागरीय क्षेत्रों तक पहुंच पाती हैं। अधिकांश नदियां, कुछ यहाँ पे दलदली भाग भी पाए जाते हैं जिनमें लुप्त हो जाती है। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मरे और डार्लिंग नदियों का मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पे जो दोआब वाला भाग है
दोआब। दोआब वाला भाग है जिसको रेवेलिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेलिना। रेवेलिना, इसको रेवेलिना कहते हैं। और रेवेलिना जो क्षेत्र है ये उपजाऊ जलोढ़ से निर्मित मैदान माना जाता है। उपजाऊ जलोढ़ से निर्मित मैदान माना जाता है। और रेवेलिना क्षेत्र में ही क्या होता है? रेवेलिना क्षेत्र में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है रेवेलिना क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको भी आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम बात क्या कर रहे हैं? अब हम बात करेंगे लास्ट भाग की। लास्ट भाग कौन सा रह गया आपका? दक्षिणी सागरीय अफवाह तंत्र की तो हमने बात करी। अब करेंगे अंतः स्तरीय अफवाह तंत्र। अंतः स्तरीय अफवाह तंत्र की बात करते हैं। अंतः स्तरीय अफवाह तंत्र जब हम आंतरिक मैदान जब हम पढ़ रहे थे, आंतरिक मैदान पढ़ रहे थे, उस समय हम बात कर रहे थे कि आया क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो वहां पे तकनीकी वजह से वीडियो पहले ही बंद हो गया था। तो आज हम इसकी डिटेल से बात भी कर लेंगे ना, डिटेल से हम बात भी कर लेंगे। देखिए इन भागों को भी मैं मिटा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये है आपकी आयत झील, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ये कौन सी झील है? ये आयत झील है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ये है आयत झील जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि ऑस्ट्रेलिया की जो आयत झील है, इस आयत झील में ये अंतः स्तरीय अफवाह तंत्र है। चौथा भाग हम क्या पढ़ रहे हैं? अंतः स्तरीय अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र, ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं। अब अंतः स्तरीय अफवाह तंत्र को हम आयत झील अफवाह तंत्र भी कह रहे हैं। आयत झील क्योंकि यही तो झील है जिसमें सबसे ज्यादा नदियां आकर के गिरती है। आंतरिक स्तरीय स्थलयुक्त झील है, पूरी तरह से स्थल से घिरी हुई है। इसके चारों तरफ स्थल भाग है, यहाँ पे चारों तरफ स्थल भाग है। पूरी तरह से स्थल से घिरी हुई झील मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। तो आयत झील अफवाह तंत्र भी कह सकते हैं इसको, आयत झील अफवाह तंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। आयत झील अफवाह तंत्र भी हम इसको कह सकते हैं। तो आप इसको इसी रूप में ध्यान करें। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया की तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी बात ये दरारी घाटी में स्थित है। तीसरी बात यह है कि यह जो झील है यह अंतः अफवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस भाग से मतलब पठारी प्रदेश जो है, इस पठारी भाग से आने वाली नदियां और इस उच्च भूमि प्रदेश से आने वाली नदियां इस आयत झील में ही गिरती हैं। इसको ऑस्ट्रेलिया का क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में हमने बात की थी। इस झील को ही ऑस्ट्रेलिया का क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का मर्द हृदय कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मर्द हृदय कहते हैं किसको? आयत झील को, क्योंकि यह खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है इसलिए इसको। और यह सागर तल से सबसे गहरी झील भी है। सागर तल से कितनी गहरी है? सागर तल से यह 12 मीटर गहरी है। 12 मीटर गहरी मान लीजिए या फिर 53 फीट गहरी मान लीजिए। सागर तल से इतनी गहरी है तो इसमें आसपास की सभी जो नदियां हैं वो आकर के गिर जाती हैं और वो सागरी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती हैं। एक तो ये चीज। दूसरी बात ये इतनी गहरी है कि इसके आसपास वाला क्षेत्र है वो भी बहुत ही गहरा हो गया है ना, वो भी बहुत ही गहरा हो गया है। तो आसपास वाले क्षेत्र को भी हम क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। और इसके आसपास में ही डाउन्स घास के जो मैदान है वो भी पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं। इस भूमि को डाउन्स कहते हैं। हालांकि डाउन्स जो घास के मैदान है उनकी बेल्ट ये मानी जाती है। ठीक है, डाउन्स घास के मैदान की बेल्ट ये मानी जाती है, जबकि इसके आसपास के जो चारों ओर का जो भाग है इसको भी हम डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब इस झील में क्या होता है कि इस झील में वर्षा काल में इसका जो क्षेत्रफल है वो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी कि वर्षा काल में इसका क्षेत्रफल जो है, इसमें वर्षा काल में इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 4000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है वर्षा काल में। वैसे ये जो आयत झील जो अफवाह तंत्र वाला जो भाग है वो 13 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है इसका क्षेत्रफल तो ये है। लेकिन वर्षा काल में इसका जो मुख्य झील का जो भाग है, इस झील का जो मुख्य जो भाग है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 4000 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। तो एक तो ये चीज। दूसरी बात, इसके चारों ओर हमें पता है कि इसके चारों ओर यहाँ पे नीचे की ओर तो क्या है? स्टुअर्ट डेजर्ट है, जबकि ऊपर की ओर क्या है? सिम्सन डेजर्ट है। इसके ऊपर तनामी डेजर्ट है ना। यहाँ पे विक्टोरिया डेजर्ट है।
यहाँ पे विक्टोरिया डेजर्ट है, उसके बाद में यहाँ पे कौन सा है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। तो इस प्रकार से काफी सारे जो मरुस्थल है, तो मरुस्थलीय जो भाग है उनकी शुष्कता का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ना, शुष्कता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और ये जो झील है ये पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश और पठारी प्रदेश से आने वाली नदियां इसमें मुख्यतः गिरती हैं। ये दरारी घाटी में स्थित झील है और इस झील में जो है उत्तरी भाग से 5 नदियां गिरती हैं। इस झील के उत्तरी भाग से 5 नदियां गिरती हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं और फिर हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का जो अफवाह तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो अफवाह तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उत्तरी भाग से इसमें 5 नदियां गिरती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस ओर से एक नदी आती है जिसका नाम है ऊपरकिल। इस नदी का नाम है ऊपरकिल नदी, 1 नंबर हो गई ऊपरकिल। उसके बाद में इसके पास से एक नदी और आती है ना, ऊपरकिल के बाद में एक नदी कौन सी आती है, ऊपरकिल के बाद में एक नदी आती है, क्या नाम है उसका, देखिए नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अभी हम बात कर लेते हैं। ऊपरकिल के बाद में एक नदी आती है डाइमेंटिना, सॉरी याद आ गया है, डाइमेंटिना 5 नदियां हो गई ना, डाइमेंटिना 2 नंबर हो गई। उसके बाद में इसके पास से एक नदी आती है वॉरबर्टन, ये वॉरबर्टन हो गई। उसके बाद में एक नदी इधर से आती है जिसका नाम है ग्रीवेगिना, इसको ग्री भी कहते हैं, ग्रीवेगिना, ठीक है, ग्रीवेगिना हो गई। और एक नदी आती है इस ओर से माकुम्बा, जिसका नाम क्या है, माकुम्बा है, माकुम्बा। ये 5 नदियां हो गई ना, माकुम्बा नदी, ऊपरकिल नदी 1 नंबर, डाइमेंटिना 2 नंबर, वारबर्टन 3 नंबर, बर्टन जानते हो ना, वारबर्टन 3 नंबर, 4 नंबर कौन से हैं, ग्रीवेगिना और 5 नंबर है माकुम्बा नदी। ये 5 नदियां इस झील में आकर के गिरती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है अफवाह तंत्र कंप्लीट हो जाता है। सेपरेट तरीके से देखिए, आपको इसी प्रकार से सभी जो नदियां हैं वो इस प्रकार से पढ़नी पड़ेंगी ना। अब देखिए आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि वास्तव में अगर हम भौतिक प्रदेशों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो अफवाह तंत्र को पढ़ना भी बहुत ही आसान हो जाता है। कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन से क्षेत्रों से होते हुए प्रवाहित होती हैं, तो उनके बारे में भी हम डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो भौतिक प्रदेश होने के बाद में हम अफवाह तंत्र को आसानी से पढ़ लिया पढ़ने, है ना। इसी प्रकार से हम जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनको भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। और जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो मिट्टियां हैं उनको भी बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ लेंगे। तो इसी प्रकार से सभी प्रकार की जो चीजें हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं, सभी चीजें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो इसी प्रकार से हम पढ़ते रहेंगे। नो डाउट आपको बिल्कुल एक एटलस ले लो और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके उस एटलस को तैयार करिए, क्योंकि विश्व का प्रादेशिक जो भूगोल है वो पूरी तरह से मैप बेस्ड स्टडी है, मतलब मैप के आधार पर ही आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको देखा आपने सभी चीजें जो है पूरी मैप बेस्ड स्टडी है, कौन सी नदी कहाँ पे है ना, कहाँ पे गिर रही है, तो सब प्रकार की चीजें हम इसी प्रकार से मैप के माध्यम से ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।